गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे पहले हम अभिव्यक्ति और माध्यम में जनसंचार और प्रिंट मीडिया के लिए लेखन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम रेडियो के लिए समाचार लेखन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं रेडियो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। रेडियो का आविष्कार इटली के वैज्ञानिक गुलेल्मो मार्कोनी ने सन 1895 में किया था, जिसके लिए उन्हें सन 1909 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रेडियो का सबसे पहला प्रसारण अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों को एक साथ संदेश भेजने या ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत फेसेंडन नामक वैज्ञानिक ने सन 1906 में नौसेना के लिए किया था। दुनिया का सबसे पहला रेडियो स्टेशन सन 1918 में न्यूयॉर्क में खोला गया था, परंतु कानूनी रूप से अनुमति लेकर सबसे पहले रेडियो स्टेशन की स्थापना 1920 ईस्वी में कॉनॉर्ड ने की थी। रेडियो पर विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत 1923 में हुई थी। भारत में 1927 में बम्बई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी से रेडियो का प्रसारण आरंभ हुआ। सन 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो अर्थात आकाशवाणी कर दिया गया। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय देश की सुरक्षा को देखते हुए केवल सेना को छोड़कर सभी के द्वारा रेडियो के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सन 1957 में विविध भारती आरंभ हुआ और सन 2006 तक रेडियो का अधिकार केवल सरकार के पास था। चलिए अब पढ़ते हैं रेडियो समाचार के बारे में। इस बारे में इस पाठ का छठा प्रश्न है, एक माध्यम के रूप में रेडियो की विशेषताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में दो बातें पूछी गई हैं, एक तो रेडियो की विशेषताएं क्या क्या हैं और दूसरा पूछा गया है कि रेडियो के लिए समाचार लिखते समय किन किन चुनौतियों का या किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आइए देखते हैं इसका उत्तर। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, अर्थात इससे हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसे श्रोताओं की ज़रूरतों के हिसाब से संचालित किया जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली विशेषता है कि यह बहुत कम खर्चीला है, श्रोताओं के लिए भी और रेडियो स्टेशन के लिए भी। टेलीविज़न के मुकाबले रेडियो के लिए समाचार लेखन व प्रसारण कम खर्चीला है, अर्थात रेडियो के लिए समाचार तैयार करने और प्रसारित करने में बहुत कम खर्च आता है। खबरों को इकट्ठा करने तथा रेडियो के प्रसारण केंद्र के संचालन के लिए भी अधिक आदमियों की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम स्टाफ में रेडियो का संचालन किया जा सकता है। श्रोताओं के लिए भी यह सस्ता और टिकाऊ माध्यम है। रेडियो एक बार खरीदकर काफ़ी लंबे समय तक चलता है और इसके लिए बहुत कम कीमत देनी होती है। इसके लिए कोई बिल वगैरह का भी झंझट नहीं है, केवल 2 बैटरी के सहारे इसे काफ़ी लंबे समय तक चलाया जा सकता है, इसलिए कम खर्चीला है। एक बार थोड़े से पैसे खर्च करके इसे कई सालों तक चलाया जा सकता है। रेडियो की दूसरी विशेषता है सर्व सुलभ माध्यम, अर्थात यह बड़ी आसानी से सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। रेडियो न तो बिजली का मोहताज है और न ही किसी डिश एंटीना का, अर्थात इसके लिए रेडियो खरीदने के बाद और किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। ना रेंज की दिक्कत होती है न बिजली की, इसलिए जंगल, समुद्र या पहाड़ों और विशेष रूप से प्राकृतिक विपदा के समय भी सुना जा सकता है। अर्थात दूर दराज के इलाके जहाँ तक डिश एंटीना या फिर टावर वगैरह नहीं लगाए जा सकते, वहाँ पर भी रेडियो काम करता है। जब प्राकृतिक आपदा के समय संचार के सारे साधन नष्ट हो जाते हैं, अखबार पहुँचाना मुश्किल हो जाता है और टीवी पर भी प्रसारण करना मुश्किल हो जाता है, तब भी रेडियो काम करता है। प्राकृतिक विपदा से पीड़ित लोगों को राहत सहायता पहुँचाने में भी रेडियो मददगार हो सकता है। इस तरह रेडियो एक सर्वसुलभ और बहुत ही सहज और सरल समाचार माध्यम है। इसकी तीसरी विशेषता है समय की बचत। रेडियो पर समाचार या अन्य कोई कार्यक्रम सुनते हुए
हम साथ साथ घर का कोई अन्य काम भी कर सकते हैं, या कहीं आते जाते हुए चलते हुए भी आराम से रेडियो को सुना जा सकता है, जिससे समय की बचत होती है। क्योंकि इसको सुनने के लिए आँखों को उधर केंद्रित नहीं करना पड़ता, केवल सुनना ही होता है। इसलिए हम दूसरे कमरे में जाकर या थोड़ी दूर जाकर भी कोई काम कर सकते हैं। और आज के भाग दौड़ के युग में तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अगली विशेषता है प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी, अर्थात समाज का कोई भी वर्ग हो, सबके लिए यह उपयोगी है। चाहे वो किसी भी प्रकार का कामकाजी वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, या फिर अमीर या गरीब है, किसी भी तरह का सबके लिए उपयोगी है। रेडियो जनसंचार का ऐसा माध्यम है जो समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए उपयोगी है। कोई भी अशिक्षित या अल्प शिक्षित व्यक्ति, अर्थात कोई भी अनपढ़ या बहुत कम लिखा पढ़ा व्यक्ति भी रेडियो के माध्यम से आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, केवल सुनने की आवश्यकता होती है। कोई मजदूर भी रेडियो चलाकर साथ साथ मजदूरी कर सकता है। अब देखते हैं कि रेडियो के लिए समाचार लिखते समय किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली चुनौती है, रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है, क्योंकि अखबार की तरह रेडियो समाचार को कभी भी और कहीं से भी शुरू नहीं किया जा सकता। अर्थात एक बार जब समाचार निकल गया तो वो दोबारा किसी निश्चित समय पर ही आएगा, उसको हम दोबारा पीछे से शुरू नहीं कर सकते, जबकि अखबार को तो हम पलटकर कहीं से भी पढ़ सकते हैं। इसलिए श्रोता को बुलेटिन के प्रसारण के समय का इंतजार करना पड़ता है और फिर शुरू से लेकर अंत तक बारी बारी से एक के बाद दूसरा समाचार सुनना होता है। यहाँ इस बात का मतलब यह है कि जब रेडियो के लिए समाचार लिखा जाता है तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि समाचार एक बार सुनते ही श्रोता की समझ में आ जाए, ताकि उसे दोबारा सुनने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जानते हैं दूसरी चुनौती। रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है, अर्थात लीनियर माध्यम है, अर्थात इसमें एक ही तरफ से प्रसारण होता है। श्रोता के पास यह सुविधा नहीं होती कि वो सुनकर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे सके। उसके लिए उसे लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, अपनी प्रतिक्रिया अलग से किसी कार्यक्रम के माध्यम से भेजनी होती है। इसलिए यदि रेडियो बुलेटिन में कुछ भी गलत या नीरस हो तो संभव है कि श्रोता तुरंत रेडियो चैनल बंद कर दे। इसलिए रेडियो बुलेटिन को बिना कोई गलती किए रुचिकर बनाए रखने की चुनौती बनी रहती है। तीसरी चुनौती है, रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होते हैं, अर्थात चित्र न होने के कारण ध्वनि का महत्व और भी बढ़ जाता है। रेडियो प्रसारणकर्ताओं के लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन है। इसीलिए उन्हें बड़ा सोच समझकर रेडियो पर प्रसारण करने वाले व्यक्तियों का चुनाव करना होता है, जिनकी आवाज़ श्रोताओं को बांध कर रख सके, उन्हें अच्छी लगे। अगला प्रश्न है, रेडियो समाचार की संरचना पर प्रकाश डालिए, अर्थात रेडियो के लिए समाचार लेखन किस प्रकार किया जाता है। देखते हैं इसका उत्तर। प्रत्येक प्रकार के जनसंचार माध्यम के लिए समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। अर्थात समाचार लेखन के लिए सबसे ज़्यादा उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, फिर चाहे वो समाचार किसी भी माध्यम के लिए हो। पिरामिड के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह एक त्रिकोणीय संरचना होती है, ट्रायंगल में होती है। इसको उल्टे रूप में प्रयोग किया जाता है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। रेडियो समाचार भी इसी शैली में लिखे जाते हैं। अब जानते हैं उल्टा पिरामिड शैली के बारे में। इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण भाग को सबसे पहले लिखा जाता है, अर्थात समाचार का जो हिस्सा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसे सबसे पहले लिखा जाता है और उसी का आकार बड़ा होता है।
और उसके बाद उससे कम महत्व वाला भाग लिखा जाता है। इस शैली में क्लाइमैक्स कहानी की तरह अंत में नहीं होता, अर्थात क्लाइमैक्स को अलग से आखिर में नहीं लिखा जाता, बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में लिखा जाता है, अर्थात ये खबर में ही शामिल होता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता। देखिए, ये है उल्टा पिरामिड शैली। इसमें 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग सबसे महत्वपूर्ण होता है और इसी में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को लिखा जाता है। इसे इंट्रो, मुखड़ा या मुख्य बिंदु कहा जाता है। इसके बाद आता है इससे कम महत्व का समाचार, जिसे बॉडी कहा जाता है, और सबसे अंत में होता है समापन। तो ये थी उल्टा पिरामिड शैली। अब इसके आधार पर तीनों भागों के बारे में यानी समाचार लेखन के बारे में जानते हैं। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। अभी हमने चित्र में देखा था। सबसे पहला हिस्सा होता है इंट्रो। समाचार के इंट्रो को लीड या मुखड़ा भी कहते हैं, यानी समाचार की सूचना या उसकी शुरुआत। इसमें खबर के मूल तत्व को 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसे हम मुख्य समाचार भी कह सकते हैं। इसमें समाचार की मुख्य बात की केवल सूचना भर होती है। इस शैली का दूसरा हिस्सा होता है बॉडी। बॉडी में समाचार का विस्तृत विवरण दिया जाता है, यानी समाचार को पूरा खोल कर बताया जाता है, हर बात की व्याख्या की जाती है। इसका महत्व इंट्रो से थोड़ा कम होता है, परंतु आकार इंट्रो से बड़ा होता है। महत्व कम इसलिए लेकिन क्योंकि समाचार की जो महत्वपूर्ण बात होती है उसके बारे में तो इंट्रो में ही पता चल जाता है, बॉडी में तो केवल उसका विस्तार किया जाता है। समाचार लेखन का तीसरा भाग होता है समापन, परंतु अधिकतर खबरों का समापन या निष्कर्ष नहीं होता, ये खबर में ही शामिल होता है। फिर भी यदि कभी ज़रूरत हो तो बहुत कम शब्दों में खबर का समापन कर दिया जाता है। खबर के इस हिस्से का महत्व सबसे कम होता है। 8वां प्रश्न है, रेडियो के समाचार लेखन के लिए किन बुनियादी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अर्थात समाचार लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखते हैं उत्तर। रेडियो के समाचार लेखन के लिए निम्नलिखित 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी। दूसरा है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। ये जो पहला पॉइंट है साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी, इसमें भी कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं। इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार है कि रेडियो समाचार भले ही सुनने के लिए होते हों, परंतु उनके बारे में यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि सुने जाने से पहले समाचार वाचक उस समाचार को पढ़ते हैं, तभी वह श्रोताओं तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि समाचार को याद करके नहीं सुनाया जाता, लिखे हुए को पढ़कर सुनाया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार की टाइप्ड कॉपी साफ सुथरी हो, ताकि पढ़ते समय वाचक न अटके और श्रोता का ध्यान भी न भटके। मतलब लिखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इतना साफ सुथरा और खुला खुला बिना किसी गलती के लिखा हो कि पढ़ने वाले द्वारा आराम से पढ़ा जा सके, किसी प्रकार की रुकावट न हो, कोई गलती न हो। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है प्रसार के लिए तैयार की जा रही समाचार कॉपी को कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में डिज़ाइन किया जाना चाहिए, ताकि शब्द खुले खुले लिखे जा सकें और आसानी से दूर से भी पढ़े जा सकें। कॉपी के दोनों तरफ हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। हाशिया तो आप जानते ही होंगे, जब हम किसी पेज पर लिखते हैं तो दाएं और बाएं दोनों तरफ थोड़ा सा स्थान छोड़ देते हैं, इसे हाशिया कहा जाता है। एक पंक्ति में अधिकतम 12 या 13 शब्द ही होने चाहिए। पंक्ति के अंत में कोई भी शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है
कि खुले खुले और सीमित शब्द ही एक पंक्ति में होने चाहिए, अधिक शब्द नहीं घुसाने चाहिए, और पंक्ति के अंत में कोई भी विभाजित शब्द नहीं होना चाहिए। मतलब कोई अगर बड़ा शब्द है तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहली पंक्ति में शुरू का आधा शब्द लिख दिया और बाकी आधा शब्द अगली पंक्ति में लिख दिया। इससे पढ़ने वाले को दिक्कत होती है। और पृष्ठ के अंत में कोई पंक्ति अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ये सब बातें हम रेडियो के समाचार लेखन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये अभी जो लिखने का तरीका बताया है कि कम से कम शब्द होने चाहिए, साफ सुथरी लाइनें होनी चाहिए, बीच में अधिक अंतर होना चाहिए, कोई विभाजित शब्द नहीं होना चाहिए और कोई अधूरी पंक्ति भी नहीं होनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि शब्दों की संख्या निश्चित हो जाती है, जिसके अनुसार संपादक को समाचार के लिए समय और आकार विभाजन में आसानी रहती है। अर्थात संपादक को अनुमान लग जाता है कि इस पेज पर कितने शब्द होंगे और उनको बोलने में कितना समय लगेगा। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, समाचार कॉपी में ऐसे जटिल शब्द और संख्याएं नहीं लिखनी चाहिए जिससे उच्चारण में कठिनाई हो या जबान लड़खड़ाए। मतलब इतने मुश्किल या इतने बड़े शब्द भी न होने चाहिए जिससे पढ़ने वाले को अटकना पड़े या उसे पढ़ने में दिक्कत हो। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, अंकों को लिखने में खास सावधानी रखनी चाहिए। जैसे 1 से 10 तक के अंक शब्दों में लिखे जाने चाहिए, अर्थात हिंदी में। उसके बाद 11 से 999 तक के अंक अंकों में लिखे जाएंगे और उसके बाद की सभी संख्याएं क्योंकि वो बड़ी हो जाती हैं तो उन्हें शब्दों में लिखना चाहिए। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है, रेडियो समाचार कभी भी संख्या से शुरू नहीं होना चाहिए और तारीखों को भी उसी तरह लिखना चाहिए जिस तरह हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 15 अगस्त 2020 न कि अगस्त 15 2020। अब देखते हैं दूसरी ऐसी कौन सी बुनियादी बात है जिसका रेडियो के लिए समाचार लेखन में ध्यान रखना चाहिए। वह है डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग। सबसे पहले देखते हैं डेडलाइन के बारे में। रेडियो समाचार में डेडलाइन अखबार की तरह अलग से नहीं होती बल्कि समाचार में ही गुंथी होती है, समाचार में ही शामिल होती है। दूसरा बिंदु है संदर्भ। अखबार दिन में एक बार छपकर आता है जबकि रेडियो पर 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं। इसीलिए श्रोता के लिए समय का फ्रेम हमेशा आज होता है। अर्थात रेडियो के लिए समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। अगर पहले हुई किसी घटना के बारे में बताना हो तब उसके हिसाब से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा बिंदु है संक्षिप्ताक्षर यानी एब्रीविएशन। संक्षिप्ताक्षरों के इस्तेमाल में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर तो यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए और अगर ज़्यादा ही ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में पहले उसे पूरा दिया जाए। यानी जिस शब्द का आगे एब्रीविएशन दिया जाना है, संक्षिप्त रूप दिया जाना है, उसका पूरा प्रयोग, उस पूरे शब्द का प्रयोग समाचार के शुरू में किया जाना चाहिए। फिर बाद में संक्षिप्त अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। संक्षिप्त अक्षरों के प्रयोग के दौरान यह देखा जाना चाहिए कि वह कितना लोकप्रिय है, क्योंकि जो अधिक लोकप्रिय शब्द हैं उनका एब्रीविएशन, उनका संक्षिप्त अक्षर शुरू में भी प्रयोग किए जा सकते हैं क्योंकि वो सब उनके बारे में जानते हैं। जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक आदि संक्षिप्त अक्षरों का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। इन्हें पूरा शब्द पढ़ के सुनाने की या बताने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आम तौर पर इनके एब्रीविएशन का ही, संक्षिप्त अक्षरों का ही प्रयोग बोलचाल में या प्रयोग में किया जाता है।